नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक तो मान लीजिए करते ही करते आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो क्लास में तत्काल जुड़ जाए। और हम सभी लोग शुरुआत करने चल रहे हैं आज फिर से एक नई क्लास की, और बात करेंगे फिर से एक नए मतलब बात करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रीति सिंह, नीलिमा राय, रूबी, राकेश, प्रतिभा यादव, गांगुली कुमार, सनवी, मुस्कान, रंजीता, डॉली, अंकुर कुमार, चंदा यादव, चंदन राय, प्रियंका सिंह, अर्चना बोरले, तमाम लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई एंजॉय कर रहे होंगे। बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पर आऊंगा। और आज देखिए फिर से हम लोगों को यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने साथियों। और देखिए, और टेलीग्राम पे लगातार आप लोगों को मैटर भी जा रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए बढ़िया से। और ये देखिए एप्लीकेशन हमारा है, इस ऐप से आप बैच को परचेस कर सकते हैं आसानी के साथ। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए आप सभी लोग, यहां पर देखें, यह कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे जो काउंसलर में उनके नंबर, दोस्तों इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं आप सभी लोग। आइए शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और आज इसके बाद से शुरुआत कर रहे हैं। कल 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, आज देखिए उसके बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यहां पर देखिए विटामिन ए कह रहा है, विटामिन सी कह रहा है, विटामिन डी कह रहा है दोस्तों, और विटामिन ई कह रहा है। आपको पता है कि देखो ऐसा विटामिन जो जल में घुलनशील है वो डेफिनेटली धुलने से निकल जाएगा। आप जानते हैं विटामिन को ए, बी, सी, डी, ई और के, कुल मिलाकर के 6 विटामिन है जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा जो जल में घुलनशील है, और इसमें आप सब लोग जानते हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन सा है। ये देखिए आपका बी और सी हो गया है। और इसके बाद देखिए साथियों कुछ होती है जो वसा में घुलनशील होती है, तो वसा में घुलनशील होती है, जैसे कि आपका ए, डी, ई, ए और के है। यहां जो एडेक विटामिन होती है ये वसा में घुलनशील है। जो वसा में घुलनशील है वो कभी नहीं निकलेगी, लेकिन जो जल में घुल जाती हैं जाहिर सी बात उनको धोने से वह निकल जाती हैं। तो यहां जो आपका सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये खट्टे फलों में होती है साथियों, आलू में होती है, मिर्ची में होती है, ठीक है ना। जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, देखिए आप इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ये ऐसा विटामिन है जो ताप के प्रभाव से भी नष्ट होता है, मतलब सब्जियों को काट के धुलने पर नष्ट, और इसके बारे में कहेंगे यह गर्म करने पर नष्ट। तो गर्म करने पर भी क्या होता है, पर भी ये नष्ट हो जाती है। तो ये गर्म करने पर भी नष्ट होती है, सब्जियों को काटकर धुलने पर भी नष्ट होती है। एक ऐसी विटामिन साथियों जो कि खट्टे फलों में बहुतायत होती है। तो यहां आप देख सकते हो, आप कहें दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो बी वाला आंसर है वो सही आंसर रहेगा। ओके ना। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त वसा का स्रोत है। अब साथियों यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त वसा का स्रोत है। मूंगफली है, सरसों है, तिल है, इनमें से सभी। आप लोग जानते हैं कि वसाएं 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जो वसाएं होती है इनको देखिए हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनको हम कहेंगे, देखिए यह देखिए 2 प्रकार की है। एक होती है संतृप्त। साथियों संतृप्त जो होती है ना, ये देखिए प्राय ठोस अवस्था में रहती है। संतृप्त अवस्था जो होती है यह ठोस अवस्था में रहती है और इनको हम बैड फैट कहते हैं। लेकिन जो असंतृप्त होती है
या देखिए प्राय या लिक्विड फॉर्म में होंगी और इनको हम गुड फैट कहेंगे। तो जो आपकी ये संतृप्त वसाएं होती है, ठोस अवस्था में होती है, हानिकारक होती है, ये ऐसी वसाएं हैं जो हमारे ब्लड में घुल करके ये जा करके हमारे ब्लड को गाढ़ा करती हैं, सिराओं और धमनियों में जम जाती है, जिससे प्लेक वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो इनको हम कहेंगे सैचुरेटेड। तो ये ऐसी वसाएं हैं ना जो सिराएं और धमनियों में क्या होती है, ये जम जाती है और जम करके देखिए प्लेक जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब प्लेक जमता है हमारे सिराओं और धमनियों में तो इससे हृदय घात का खतरा, हृदय घात है, एंजाइना पेन है, कार्डियक अरेस्ट है, तमाम प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों इनको हम कहेंगे बैड फैट, क्योंकि ये एलडीएल को बढ़ाती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये एलडीएल को बढ़ाती है। साथ ही यहां पर देखिए इनको हम गुड फैट कहते हैं, क्योंकि ऐसी फैट है जो एचडीएल को, किसको, जो एचडीएल को बढ़ाएंगे दोस्तों। और जानते रहना आप सभी लोग, यह देखिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा प्रदान करना, हार्मोन का निर्माण करना, बहुत सारे कार्य करती है। अब यहां पर पूछा गया है इन तीनों में असंतोषा किसमें होती है, तो यहां पर कहेंगे दोस्तों, यहां देखिए यहां पर कहेंगे इनमें सभी। देखो मूंगफली में भी, सरसों में भी, तिल में भी। देखो मूंगफली है, सरसों है, तिल है। दोस्तों अगर यहां पर अलसी होता तो वो अभी देखिए सही होता। दोस्तों अगर यहां पर देखिए ड्राई फ्रूट होंगे होते, दोस्तों ये भी देखिए सही होते। अगर साथ ही यहां पर दिया होता जैतून, तो जैतून में क्या है देखिए, इसमें भी देखिए आपका होता है असंतृप्त वसा, जैतून। साथियों अगर यहां पर देता मछली, तो इसमें भी क्या होता, देखिए इसमें भी आपका होता असंतृप्त वसा। तो इन सब में होता है। बाकी देखिए, बाकी यहां पर देखिए जैसे कहेंगे ताड़, ताड़ में, नारियल में, ओके, वनस्पति घी हो गया, ओके साथियों। बाकी देखिए दूध, मांस, अंडा, ओके, मक्खन, ये सभी क्या है, ये सभी संतृप्त वसा के स्रोत है। दोस्तों ये सभी क्या देखिए, ये दोस्तों सभी हानिकारक वसाएं होती है, ये सभी संतृप्त होती है। जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड का मतलब जैसे इसमें क्या है, सरसों है, मूंगफली है, नारियल, सरसों है, मूंगफली है, और देखो इसमें जो आपका जो है, इसमें कहेंगे साथियों आपका जैसे सनफ्लावर हो गया है, अलसी है, जैतून है। तो लगभग लगभग क्या है, लगभग लगभग ये सभी क्या होती है, ये सभी साथियों ठोस मतलब लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ये वाली। और ये देखिए लगभग लगभग ये ठोस अवस्था में, जैसे इसमें इसमें क्या है, इसमें ताड़ है, नारियल है, वनस्पति घी है, मांस है, अंडा है, ये लगभग इसमें ठोस अवस्था में होती है। समझ गए ना। यहां पर देखो ये क्या है, ये आपकी हो गई संतृप्त, ओके ना। बाकी यहां से आओ, ये आओ, ये आपकी हो गई असंतृप्त, ओके ना। तो समझिए आप सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में हेल्प करता है। यानी स्वस्थ भार का मतलब ये है कि अगर आपको अपना वेट सही रखना है तो कौन सा भार, मतलब कौन सा तरीका सही होता है। रिफाइंड संतृप्त में आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संतृप्त में ही आएगा। हाँ, अरे एक आध दो अपवाद होते हैं मेरे भाई, परेशान काहे हो रहे हो। अपवाद जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपका मछली क्या है, मछली ठोस है लेकिन असंतृप्त में आता है, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है, ये जब एकदम ये थोड़ी ना कि बिल्कुल एकदम वो कसम खा लिया, लगभग मैंने कहा है। चलिए यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में हेल्प करेगा। तो कह रहा शारीरिक क्रियाएं, खाना छोड़ देना, बार बार पानी पीना, और इनमें से कोई नहीं। भाई देखो सारे मतलब इसका मतलब तो व्यायाम होता है, मतलब व्यायाम, फिजिकल वर्क। अब अगर मान लीजिए आप नियमित व्यायाम करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, तो जाहिर सी बात जो आपका बॉडी वेट रहेगा दोस्तों वो मेंटेन रहेगा, वो स्थिर रहेगा। खाना छोड़ देना, खाना छोड़ देने से एकाएक आपका बॉडी वेट गिरेगा, घटेगा, लेकिन अचानक आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और आप में तमाम बीमारियां उत्पन्न होंगी। दोस्तों यहां पर देखिए कहेंगे यही वाला सही और कोई सही नहीं है। आगे, किस तापमान पर एंजाइम अधिक क्रियाशील रहते हैं। किस तापमान पर एंजाइम अधिक क्रियाशील रहते हैं, उत्तर दीजिए आप सभी लोग।
तो दोस्तों यहां पर देखिए किस तापमान पर एंजाइम जो है, एंजाइम अधिक सक्रिय रहते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर या 30 डिग्री सेल्सियस, तो या फिर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो या फिर देखिए आपका 62 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 19 वाले का आप लोग सही उत्तर दीजिए कि भैया किस तापमान पर एंजाइम जो होते हैं, वह जो एंजाइम दोस्तों वह सक्रिय होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। चलिए 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलो यहां पर देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग ध्यान देना साथियों, अगर तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर देखिए साथियों, यहां जो एंजाइम होते हैं ना, तो कहेंगे एंजाइम कम सक्रिय रहते हैं, कम सक्रिय रहते हैं। ओके दोस्तों, ये आप जानते रहिए। बाकी अगर तापमान होता है 62 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर देखिए इस तापमान पर हम ये देखते साथियों, यहां पर देखिए इस पे कहेंगे अत्यधिक एंजाइम क्या होंगे, अत्यधिक एंजाइम क्या होंगे, ये इस तापमान पर देखो नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर तापमान 60 से ऊपर जा रहा है तो जो मैक्सिमम एंजाइम होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। यहां दोस्तों क्या रहेगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ये वह तापमान जिस पे एंजाइम सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। ओके ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंख के जिस भाग के कारण वस्तुओं के आकार एवं रंग का ज्ञान होता है। अब यहां पर बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आंख के किस भाग के कारण, आंख के जिस भाग के कारण ओके वस्तुओं के आकार और रंग का ज्ञान होता है। 30 का क्वेश्चन दोस्तों यहां पर दिया हुआ है, आइरिस, नेत्र लेंस, प्रकाश सिराए और यहां पर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी लोग, यहां पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। 30 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए 30 में आप लोग ए बोल रहे हो, 30 में आप लोग सब लोग ए कह रहे हो। तो यहां पर आप लोग 30 में ए सही, वाह क्या बात है। आइरिस, यार आइरिस होती है, ये होती है रेड, ब्लू और ब्राउन होती है। ओके ना, ऐसी होती है। लेकिन जानते क्या करती है, आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। मतलब ये आइरिस जो है ये बताती है कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश आएगा। ये आइरिस का काम है भाई। ये काम किसका दोस्तों, साथियों ये काम होता है आइरिस का। दोस्तों ये काम होता है आइरिस का। जो आइरिस होती है इसका काम है इस जो प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है, कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा, ये आइरिस करती है। और प्रकाश सिर आए नहीं, यहां पर देखो यार, यहां पर सही उत्तर रहेगा आपका नेत्र लेंस। आप जानते हैं जो आपका नेत्र लेंस होता है ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। दोस्तों देखिए यह क्या है, यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और यहां पर देखो जो हमारा लेंस दोस्तों, यहां ये जो लेंस का सबसे आगे वाला हिस्सा दोस्तों इसको कार्निया कहते हैं। और यहां देखो दोस्तों इस हिस्से को हम कहते हैं रेटिना। और यहां पर देखो अंतिम इमेज बनता है, ये आपका होता है रेटिना। ओके ना दोस्तों, ये होगा कार्निया। बाकी देखो जो हमारी आंखें होती है इनका पूछता है दूरतम बिंदु कितना होता है, यानी कितनी दूरी ये देख सकती है और निकटतम बिंदु कितना इनका होता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम बात करें तो यहां जो इसका दूरतम बिंदु होता है ना वो साथियों अनंत होता है। ये इसका देखिए दूरतम बिंदु है। दूरतम बिंदु क्या है, देखो इसका ये साथियों अनंत होता है। बाकी देखिए इसके बाद देखिए यहां पर जो निकटतम इसका बिंदु होता है, मतलब कितना पास हम देख सकते हैं। तो निकटतम बिंदु कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखिए दूरतम बिंदु अनंत है और निकटतम क्या है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां पर देखिए, देखो दोस्तों यहां पर ये हिस्सा इसको हम कहते हैं लेंस। जो लेंस है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और इसी लेंस का काम होता है, लेंस ही क्या करता है, इमेज को छोटा और बड़ा करता है। साथ ही जो लेंस होता है ना, यही देखिए इमेज को छोटा और बड़ा करता है। और इसी रेटिना पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है
जो कि उल्टा वास्तविक और छोटा होता है। तो यहां देखो नेत्र लेंस आपका सही उत्तर रहेगा। तो लेंस होता है, यह तय करता है कि कौन सा प्रकार, मतलब कौन जो आकार होगा वो कैसा दोस्तों होगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए दोस्तों तमाम चीजें ये साथ ही लेंस करता है, ओके ना। चलिए अब यहां पर देखिए आप सभी लोग, तो ये आपका बी वाला आंसर सही आंसर है, ओके दोस्तों। साथियों बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग जानते रहिए। अब यहां पर देखिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, यह भोजन समूह जो हमारे शरीर में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, बताओ सब लोग। यानी साथियों यहां पर दिया है हमारे शरीर में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा भोजन है। मांस समूह है, वसा तेल मिठाई समूह है, ब्रेड और अनाज समूह दोस्तों, दूध और पनीर समूह है। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, बताओ इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आप सब लोग बताइए। नेत्रदान में कार्निया को दान करते हैं, गोल्डी गोल्डी। कार्निया को दान करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मांस समूह, ये साथियों अधिकतम सोर्स है प्रोटीन का। दोस्तों यहां पर देखिए वसा तेल और मिठाई, ये देखिए सोर्स तो अधिकतम होता है, लेकिन साथियों इससे तत्काल ऊर्जा नहीं मिलेगी। यहां देखिए आपका ब्रेड और अनाज रहेगा, साथियों यहां पर देखिए आपका ब्रेड और अनाज रहेगा। जो अधिकतम ऊर्जा होती है हम सभी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी कि साथियों लगभग डेली का 65%, लगभग रोज का 65% जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वह किससे दोस्तों, वह देखिए मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो यहां पर सी रहेगा आपका अनाज और ब्रेड। आगे बढ़ते हैं, लिखा है इसमें किसे पोषक तत्व नहीं मानते, बताओ इसमें हम किसको पोषक पदार्थ नहीं मानते हैं, विटामिन को, खनिज को, फाइबर को दोस्तों, या फिर देखिए साथियों दोस्तों, या फिर देखिए हम कहेंगे यहां पर या वसा को, किसको साथियों नहीं मानते हैं, बताओ जल्दी से आप लोग आंसर करिए। चलिए तो किसको नहीं मानेंगे, 32 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 में सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर देखो साथी, यहां पर बात करें, जैसे कि वसा है, वसा हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन साथियों, या फिर देखिए प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, और साथियों यहां पर देखिए खनिज हो गया आपका, जल हो गया। इन सबको साथियों हम मान सकते हैं पोषक पदार्थों में, लेकिन यहां जो फाइबर है दोस्तों यह रफेज होता है। साथियों अगर हम रफेज की बात करें दोस्तों, अगर हम रफेज की बात करें तो यहां पर जो फाइबर होता है इसको रफेज क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जो जमा हुआ, जो इकट्ठा भोजन होता है उसको निकालता है दोस्तों, उसको साफ कर देता है। तो साथियों यहां पर देखिए इसे हम कहेंगे, तो मतलब पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए हम लोग फाइबर खाते हैं, ताकि फाइबर जो है अगर हमारे पेट में कुछ फंसा हुआ है, कुछ रुका हुआ है, तो उन सबको मतलब घिस पिट कर साफ रहता है, तो इसको रफेज कहते हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं अपने पोषक पदार्थों में। आगे बढ़ते हैं, हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा, कोशिका झिल्ली बनाने के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो कह रहा हार्मोन के निर्माण में, स्वस्थ त्वचा के निर्माण में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, यहां पर कह रहा फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन B12। सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग क्लास को आज शेयर नहीं कर रहे हो, आज संख्या आप लोगों की मतलब बहुत ही कम है। चलिए बताओ इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, फैट है, कार्बोहाइड्रेट हो क्या, फाइबर है, या फिर विटामिन B12 है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम देखें तो यहां पर देखिए आपका ए वाला उत्तर सही दोस्तों, यहां वसा। साथियों आप जानते हैं जो वसा होती है दोस्तों, इसके कई सारे प्रकार होते हैं, टर्पीन से आइसोसेनाइड्स होती है,
तो यहाँ पर जो वसाएं दोस्तों होती है ना, यहाँ पर देखिए यह इससे क्या दोस्तों, इससे बनता है हार्मोन। अब देखो कौन कौन सा जो हार्मोन है, ऐसे हार्मोन जिनको हम कहते हैं स्टीरॉइड्स। हमारी बॉडी के अंदर देखिए 3 हार्मोन ऐसे हैं जो स्टीरॉइड, जैसे कि पहला आपका हो गया एस्ट्रोजन, ये हार्मोन बनता है वसा से। इसके बाद देखो प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनता है दोस्तों, ये देखिए बनता है आपका वसा से। दोस्तों यहां पर देखिए आपका होता है टेस्टोस्टेरॉन, कैसे बनता है साथ ही, यह भी देखिए बनता है आपका वसा से। दोस्तों ये सभी हार्मोन जो है वसा से ही बनते हैं, ओके ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए साथियों, इसके बाद देखिए जैसे कि कैरोटीन दोस्तों होता है, जो सॉरी साथियों रेटिनिन होता है, या टर्पिन्स जो होते हैं, जैसे हमारी जो वैक्स होती है आंखों के अंदर जो वैक्स निकलती है, जो कान से साथियों वैक्स निकलता है, सभी देखिए इसी बनता है। बाकी देखो जो पित्तरस आपका होता है, पित्तरस, पित्तरस बिलिरुबिन, यह भी देखिए दोस्तों, यह भी जो है साथियों वसा का ही भाग होता है। देखिए यह भी वसा का भाग होता है। तो यहां पर कहेंगे देखिए, और जो वसाएं होती है ना, ये हमारे स्किन के नीचे होती है, ये साथियों स्किन नीचे होती है, और क्या करती है, जो स्किन होती है उसकी सुरक्षा करती है दोस्तों, है ना। यही हमारी जो त्वचा होती है उसकी ये सुरक्षा करती है, ताकि और ऊर्जा का संचय भी ये करती है। तो यहां पर जो 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसका आपका देखिए ए वाला आंसर सही आंसर है। इसको दोस्तों आप जानते रहिए। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा प्रदान करता, जो वसा होती, जो फाइबर आपका होता है, ये पाचन में सहायक होता है। और यहां पर देखिए जो विटामिन B12 है वह आपकी बॉडी के अंदर नसों के अंदर, नसों की साफ सफाई करता है, और आपके बॉडी के अंदर ब्लड को मेंटेन रखता है। कौन, विटामिन B12। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को कम करता है और कंकाल की मांसपेशी, त्वचा ऊतकों जैसे विभिन्न ऊतकों में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को कम करता है, कंकाल की मांसपेशी, वसा ऊतकों जैसे विभिन्न ऊतकों में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दोस्तों आगे दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन क्या है, इंसुलिन है, कार्टिसोल, ग्लूकागान, एपिनेफ्रिन। सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, 34 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही आंसर देना आप सभी लोगों को। तो यहां पर देखिए सब लोग उत्तर दे रहे हैं। अब जब यहां पर कह दिया कि साथियों वह कौन सा हार्मोन है जो मतलब जो शर्करा की मात्रा कम कर रहा है, तो आप सब लोग जानते होंगे साथियों हमारी पैंक्रियाज होती है, एक ग्लैंड है पैंक्रियाज, तो एक मिक्स ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें देखिए एक बीटा कोशिका होती है इसके आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और यहां से एक हार्मोन निकलता है साथियों, इसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों ये ऐसा हार्मोन है ना जो क्या करता है, यह देखिए जो हमारा हार्मोन होता है, हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, इस भोजन का पाचन होता है, इससे मिलता है ग्लूकोज, ओके ना। जो ग्लूकोज होता है ये साथियों हमारे ब्लड में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित होती, कितनी होती है, यह देखिए साथियों 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम। तो हमारे ब्लड में 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम ग्लूकोज की हमें नीड होती है ताकि हम कोई ऊर्जा दे सके। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा इससे अधिक होती है तो जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है ये क्या करेगा, ये इस ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है, और चेंज करता है ग्लाइकोजन में, और चेंज करके हमारे लीवर में और हमारी मांसपेशियों में संचित कर देता है। कौन, यही देखिए हमने भोजन किया, हमको ग्लूकोज मिला, पचने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ग्लूकोज ब्लड में आता है। ब्लड में हमारे निश्चित मात्रा में ग्लूकोज की नीड होती है 80 से 120 मिलीग्राम। जैसे ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है साथियों, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए अब ग्लूकोज अगर बढ़ रहा होता है, उस बढ़े हुए ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और हमारे ब्लड में हमारी मांसपेशियों में, हमारे लीवर में इसको स्टोर कर देता है। ओके ना, ये काम दोस्तों इसका होता है इंसुलिन का, समझ गए ना। यहां पर देखिए आपका यही सही होगा। बाकी देखो यहां पर क्या है, यहाँ जो कार्टिसोल है ना, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कैसे पता है, कार्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस कंट्रोल करने वाला हार्मोन कहते हैं। कार्टिसोल ऐसा हार्मोन है जो एक, कार्टिसोल में एक प्रक्रिया होती है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस की जो प्रक्रिया है वो कार्टिसोल हार्मोन के अंदर होती है। ये करता क्या है, यह ग्लूकोनियोजिनेसिस के द्वारा प्रोटीन से और वसा को, प्रोटीन और वसा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजिनेसिस, और ये प्रोसेस कौन करता है, कार्टिसोल हार्मोन।
तो इसको हम ऐसा हार्मोन कहते हैं, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यह जो है जीवन रक्षक हार्मोन भी है, कार्टिसोल, ये सब काम कर रहा है। इसके बाद देखिए दिया है ग्लूकागान। साथियों यह भी देखिए ऐसा हार्मोन है, यह भी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कब? देखो जब हम लोग भोजन नहीं कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी होती है, अर्थात उष्मा की कमी होती है, जब ऊर्जा की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन साथियों? यह काम करता है ग्लूकागान नाम का हार्मोन। और जब यह काम करता है तब हमको ऊर्जा मिल जाती है। ओके दोस्तों, यहां देखिए यह भी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ये दोनों ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर दिया एपिनेफ्रिन। साथियों एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं एड्रेनलिन, इसको हम 3F हार्मोन कहते हैं, अर्थात फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। यानी ऐसा हार्मोन जो डर के समय निकलता है, ऐसा हार्मोन जो किसी को मारते समय निकलता है, लड़ते समय निकलता है, एक ऐसा हार्मोन जो भागते समय निकलता है, एक ऐसा हार्मोन जो आपातकालीन परिस्थितियों में उचित निर्णय करने में सहायता करता है, उसको हम कहते हैं साथियों 3F हार्मोन, यानी एपिनेफ्रिन, या कैसे कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। और यही ऐसा हार्मोन है जिसको हम जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों कहते हैं, और यही वो हार्मोन है जिसको हम करो और मरो हार्मोन कहते हैं, इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहां ए सही होगा। आगे, ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त अस्कंदन में सहायता करता है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए पदार्थ पाए जाते हैं, या इनमें सभी। अब साथियों आप सब लोगों को ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में बताना है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से इसके विषय में आंसर करिए। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए साथियों, अगर देखिए मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग जानते हैं जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसके बारे में आप जानते रहिए। डी तो कभी जिंदगी में नहीं होगा भाई, पहली बात। साथ ही इसमें क्या होते हैं? इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो क्या करते हैं? देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। का निर्माण करेंगे अर्थात यह देखिए साथियों, ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और जो जब इनसे एंटीबॉडी बनती है ना, तो वह एंटीबॉडी हमारे शरीर में हर एक एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। तो यहां पर देख लो आप सभी का, ये जो रहेगा आंसर, ये साथियों आपका सी रहेगा। ओके ना, सी रहेगा। आप लोग ने लालच में पढ़ करके ऐसा मत किया करिए। ऐसा मैं जानता हूं परीक्षा हाल में कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना देवियों। इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो आप सभी लोग, तो ये गलती छोटी मोटी नहीं करना आप सभी लोगों को। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। यहां अपने विवेक का इस्तेमाल करना, जितना पढ़ा हुआ जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आंसर देना। आपको पता है कि ब्लड में ब्लड जमाने वाला प्लेटलेट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन होती है ना, थ्रोम्बिन होता है, फैक्टर 6 होता है, 7 होता है, तमाम चीजें होती है। आप लोग यहां पर काहे गलती कर रहे हो? और बाकी देखिए प्लाज्मा में जल की मात्रा का नियंत्रण ये काहे करेगा भाई? ऐसा कुछ नहीं करता ये। तो यहां ये सब काम इसका नहीं होता, केवल बस सी वाला इसका काम है। आगे, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? दोस्तों किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? अब आप सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिए, किससे एनर्जी हमको नहीं मिलती है? परीक्षा हाल में क्वेश्चन टिक करने के बाद ये तब और अब की बात नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा में जल का नियंत्रण कौन करता है? भाई प्लाज्मा के अंदर भाई पानी तो होता ही होता है, तो उसमें थोड़ी कोई करेगा नियंत्रण। और हाँ, प्लाज्मा के अंदर वो होती है, सॉरी, ये काम जो है ना, ये वाला काम, ये काम करता है एल्बुमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन का। अब जान लो सब लोग, अब सब लोग जान लो
ये काम किसका होता है? ये काम भैया होता है एल्ब्यूमिन का। यहां पर देखिए गलती नहीं करनी है। ओके, बढ़िया है। हाँ, एग्जाम में पलटी कहां मारेंगे? तो बताओ भाई किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? यार देखिए मेरा काम है आप लोगों को सही सही चीजें देना, बस वही मैं कोशिश करता हूं। तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। देखो वसा से ऊर्जा मिलती है दोस्तों, कितनी देखिए यहां देखिए सर, इससे ऊर्जा मिलती है। साथियों हार्मोन भी हमारी बॉडी में एनर्जी बना देता है। ओके ना, प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है। देखो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है ये कार्बोहाइड्रेट से, जब ये खत्म होता है तो यहां देखिए वसा से, और जब ये फिनिश होती है तो प्रोटीन से। ये तीनों हमको ऊर्जा देते हैं। बट यहां पर देखिए जो विटामिन है ये साथियों हमें किसी भी एंगल से ऊर्जा नहीं देता है। आप सब लोग जानते हैं विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ एक सरल कार्बनिक यौगिक होता है। और अगर हम बात करें विटामिन के विषय में साथियों, विटामिन जो है, विटामिन हमारी बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ये हमें बाहर के भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त होती है। विटामिन की आवश्यकता हमें बड़ी अल्प मात्रा में होती है, बड़े कम मात्रा में होती है। मिलीग्राम दोस्तों, मिलीग्राम में होती है, ग्राम में होती है, माइक्रोग्राम में होती है। लेकिन अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो गई तो हमें भयंकर बीमारियां हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। साथ ही इसको हम प्रतिरक्षी आहार कहते हैं, आहार कहते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम कहते हैं उपापचयी आहार। ये देखिए सभी कार्य ये करता है। यहां पर देखो इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो आपका देखिए डी वाला आंसर सही आंसर है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन साथियों यकृत में होता है, किंतु इनका संग्रह कहां होता है? दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ये कहां हो रहा है? तो भैया ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन साथियों कहां, देखिए यह हमारे लीवर में होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो लीवर है, लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। दोस्तों लीवर को हम क्या कहते हैं साथियों? लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। और यहां पर देखिए आप सभी लोग दोस्तों, ये देखिए हमारा लीवर है, इसको हम कहते हैं केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी के अंदर बनने वाले सभी जहर को यही साथियों नष्ट कर देता है। इसको आप जानते हैं। यहां पर कहेंगे संचय होता है यकृत में और मांसपेशियों के अंदर, ये अभी आप जानते रहिए साथियों। संचित कहां होगा ग्लाइकोजन? साथियों ये हमारी यकृत में और मांसपेशियों दोनों संचित रहता है। दोस्तों इसको आप लोग जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक पॉइंट क्लियर आप सभी का। साथियों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए नेक्स्ट दिया है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक है? साथियों यहां पर देखिए क्या रहा है, कौन सा यह अंग है, कौन सा अंग है जो रोगाणुओं का विनाश करता है, शरीर का पुलिस रक्षक है? टॉन्सिल, यकृत, किडनी और लिम्फेटिक टिश्यू। इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका क्या रहेगा? आप सभी लोग सही उत्तर दीजिए, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 38 का डी, डी मतलब टॉन्सिल, स्प्लिन। अच्छा स्प्लिन तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, स्प्लिन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। यहां देखिए जो हमारा लिवर होता है ना साथियों, लिवर हमारा लगभग 400 फंक्शन करता है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें साथियों यहां पर देखिए साथियों संग्रह करता है। दोस्तों यह देखिए साथियों, यह देखिए उपापचय करता है। दोस्तों यह देखिए आपका संश्लेषण करता है। साथियों यह देखिए आपका निर्माण और स्राव करता है। ओके दोस्तों यह देखिए आपका पूरी बॉडी को साफ करता है। इसके अलावा यह देखिए दोस्तों हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा कैसे करता है? यह दो चीज बनाएगा, एक बनाता है एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, और दोस्तों एक यहां पर देखिए एंटीटॉक्सिन रहेगा ना दोस्तों, एक बनाता है एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन
का निर्माण साथियों करता है। और देखिए दोस्तों, यह जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीटॉक्सिन साथियों और एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और जो एंटीटॉक्सिन है यह शरीर में बनने वाले जहर को नष्ट करता है, समझ गए ना? ओके। और जो एंटीबॉडी है साथियों, यह बॉडी में आने वाले हानिकारक रोगाणु को नष्ट करता है। तो एंटीबॉडी हानिकारक रोगाणु को नष्ट करेगा और जो एंटीटॉक्सिन है जहर को नष्ट करता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि लीवर के अंदर क्या देखिए कुप्फर कोशिकाएं होती है, यहां कुप्फर कोशिकाएं होती है। और कुप्फर कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनको हम भक्षक कोशिका कहते हैं। यह ऐसी कोशिकाएं हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं को खा करके नष्ट कर देती है, तो इनको हम भक्षक कोशिका कहते हैं। तो यार ये काम हमारे लीवर का है ना, ये काम देखिए हमारे लीवर का है। तो लीवर क्या करता है, रोगाणुओं का विनाश करवाता है, किसके माध्यम से? एंटीबॉडी और कुफर कोशिकाओं के माध्यम से। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों यहां पर ये एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है जो कि शरीर में बनने वाले जहर को नष्ट करता है। अरे हम लोग जाने अनजाने भोजन करते हैं, मसाला खा रहे हैं, तमाम चीजें खा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉइजन होते हैं। उन सारे पॉइजन को यही तो नष्ट करता है लीवर हमारा। साथियों लीवर क्या है? केमिकल फैक्ट्री है, इसको आप जानते रहो। आगे बढ़ते हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस, अंडे, कुछ शैवाल और अनरु सूक्ष्म जीव, या सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ज्ञात स्रोत जो सबसे अधिक जिसमें प्रोटीन होती है। साथ ही यहां पर सबसे आपका राइट आंसर क्या होगा यहां पर बताओ? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आप सबने इस क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ा होगा? देखो, अगर हम यहां पर बात करें गुणवत्ता के आधार पर तो मांस और अंडे रहेंगे, लेकिन यहां दोस्तों प्रचुरतम मात्रा पूछी गई है, यहां पर आपका रहेगा सोयाबीन और मूंगफली। साथियों यहां पर देखिए दोनों को मिला करके देखा जाए तो और किसी विकल्प में इतनी प्रोटीन नहीं जितनी इन दोनों में है। यानी किसी भी प्रोटीन मतलब किसी भी मांस में अधिक होती पर अंडे में कम होती है, यह विकल्प फेल हो गया दोस्तों। शैवाल में ज्यादा होती पर यहां जो सब्जी उसमें कम होती है, यह फेल हो गया। दूध में होती है सारी पर सब्जी में होती है, यहां पर यह फेल हो गया। अगर देखा जाए इन दोनों को मिला करके यहां पर लगभग आपके सोयाबीन के अंदर 43% के आसपास प्रोटीन होती है दोस्तों, और मूंगफली में भी अच्छी खासी प्रोटीन होती है। तो यहां पर हम कहेंगे ये जो आपका सी विकल्प यही सही विकल्प है। तो गलती आप खुदे लोग कर रहे हो, यहां पर सब कुछ समझ रहे हो, उसके बाद गलती कर रहे हो। यहां 2 प्रचुरतम स्रोत आपसे पूछा गया है, तो ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं आप लोगों को। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, डेली पढ़ना है। क्लास आपकी डेली चल रही है, ओके ना? अभी शुरू किया हूं कल से ही मैं, जब तक स्वास्थ्य सही रहेगा क्लास आपकी पर डे होती रहेगी। अगर हमारी भी तो मैडम की होगी, मैम की तो मेरी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? अब संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें सभी साथियों देखिए, अगर बात करें हम सभी लोग यहां पर, अच्छा मूंगफली में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? यह क्वेश्चन किसका है? यह क्वेश्चन दोस्तों है अंतिमा जी का। तो आपने देख लिया ना, लगभग इसमें हम कहते हैं लगभग जो आपकी मूंगफली होती है, यहां पर देखो सोयाबीन, हाँ इस मूंगफली में लगभग जो है ना 28 से 30% होती है प्रोटीन मूंगफली के अंदर। ये भी लिख लो यार, काहे छोड़ रहे हो सब लोग? सोयाबीन में 43 होती है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर आ जाओ आप लोग। देखो साथियों, अगर हम बात करें भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में, और हाँ अगर मूंगफली की बात कर ही रही है मैडम, तो यहां पर यह भी जान लो जो मूंगफली होती है, मूंगफली में लगभग जो है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी होता है मूंगफली के अंदर, समझ गए ना? और लगभग उसमें 45
कि 8% उसमें ऑयल भी होता है, तो ऑयल भी अधिक होता है। चलिए अब यहां पर साथियों अगर बात करें क्वेश्चन की, तो आप सब लोग जानते हैं, अगर हम बात करें अपने इंडिया की, साथियों हमारे इंडिया में देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में लोग उतना हाइजीन तरीके से नहीं रहते हैं, उतना साफ सफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या देखिए संक्रामक रोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैलते हैं, और इनके कारण देखिए स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। और अगर बात करें बढ़ती जनसंख्या की, जनसंख्या बढ़ रही है, और साथ ही जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या देखिए चिकित्सित जो क्या है, जो देखिए साथियों यहां पर समझना है कि देखो संक्रामक रोग जैसे कि चिकनगुनिया है, डेंगू है, तपेदिक है, मलेरिया है, ये सब बहुत तेज फैल रहा है। जनसंख्या बढ़ने से क्या है कि जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब हमारे पास भाई देखिए आप क्या है, हॉस्पिटल में बेड कम है, वेंटिलेटर कम है, और आपका जो है ये मतलब सुई सिरिंज कम है, मतलब मेडिसिन कम है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज हमारे पास घटेंगे, रिसोर्स मतलब जो सामान होंगे वो घटेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए जनसंख्या इतनी सारी, एम्बुलेंस कितना कम है, डॉक्टर कितने कम है, तो यह भी प्रॉब्लम है। पोषण की समस्या दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कहते हैं कि देखो बच्चों और महिलाओं में क्या है कि खनिज की कमी साथियों है दोस्तों। उनमें देखिए कम कैलोरी उनको मिलता है, उनको कम मिनरल मिलता है, जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता दोस्तों, और वह जो है उन्हें हमेशा बीमारी लगी रहती है दोस्तों। यहां पर कहेंगे देखिए यहां पर ये सभी कारण होते हैं, तो डी आपका सही उत्तर है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? यहां पर कह रहा है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो ब्लड में किस तत्व की कमी होती है? थायमिन की, कैल्शियम की, मियोसिन की और कैलोरी की। अरे भाई आज हमने मैडम बोल दिया है, तो कल को आप सब लोग मैडम तो बनोगे ही बनोगे, कल बच्चे मैडम बोलेंगे, कल आपको बच्चे मैडम बोलेंगे, तो अच्छी बात तो है, बढ़िया तो है ना, अच्छी बात है भाई, कुछ सीखने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों यहां पर थायमिन दिया हो, थायमिन हम नहीं मानेंगे, यहां पर क्या मानेंगे? कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण है साथियों। कैल्शियम अगर बात करी जाए तो जो कैल्शियम है यह देखिए माता के गर्भाशय के अंदर पल रहे शिशु की हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो कैल्शियम होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो कैल्शियम देखिए बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम देखिए साथियों लोहे के मतलब हेल्प करता है, ये तो जरूरी होता है, ओके ना। यहां पर देखिए थायमिन क्या है? विटामिन B1 है, आवश्यक तो होता है पर इतना जरूरी नहीं होता दोस्तों। मियोसिन देखिए साथियों एक प्रकार का प्रोटीन है जो मांसपेशियों को सिकोड़ने में हेल्प करता है दोस्तों, यह भी आवश्यक नहीं होता दोस्तों। जरूरी में एग्जाम है, गजब भाई, कौन भाई कहां से आए हो भैया? फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया में दोस्तों कौन महत्वपूर्ण है? फफूंदी, खमीर, जीवाणु और एंजाइम। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिए, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिए। ऐसा कुछ नहीं है सोनी निषाद, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाया हूं, समझाया हूं, बताया हूं। सिलेक्शन के बाद उनको भी यकीन नहीं हुआ कि हमारा हो गया, पर जरूर होगा आप लोगों का, है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, तो यकीन होगा आप सभी लोगों को, सिलेक्शन पक्का होगा। सबको मैं मैडम कहूंगा, हेलो मैडम जी कैसे हो आप सभी लोग, ओके ना। बस अब तो मैडम जी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी सिलेक्शन के बाद काजू कतली लेके जरूर आना, नहीं तो हम फिर ठीक नहीं पड़ेगा। चलो यहां फफूंद निकाल दो, फफूंद काट दो। या खाने को खराब करता है दोस्तों, जीवाणु खाने खराब करता है साथियों। यहां खमीर और एंजाइम पड़ रहा है, लेकिन कभी देखिए तो खमीर दोस्तों इसको हम कहते हैं ईस्ट, या देखिए साथियों यह भी करता है फर्मेंटेशन, इसे काट दो। यहां जो एंजाइम है ना, यह फलों और सब्जियों के पकने में रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, यहां पर आप लोग जानते रहिए, ओके ना। यहां पर देखिए आपका डी सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की आधारशिला होती है? अर्थात फंडामेंटल ऑफ लाइफ, फंडामेंटल ऑफ बॉडी, सही क्या है साथियों? सही क्या है बताओ आप सभी लोग। यहां पर क्या, निम्नलिखित में से कौन शरीर की आधारशिला है? शरीर की आधारशिला है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, प्रोटीन साथियों हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास करेगा, कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है, नए अंग का निर्माण करता है। चलिए अर्णव जी धन्यवाद आपका।
अर्णव जी ने कहा कि सभी लोग लाइक कर दीजिए, तो भाई सभी लोग अर्णव जी की बात का मान सम्मान रखिए और आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। प्राची सिंह जी, बस 2-3 दिनों की बात है, मैं आपके बैच में आ रहा हूं पढ़ाने के लिए। ओके चलिए, पहला सैलरी हमको देंगी, माफ करिए, पहली सैलरी आप अपने मम्मी को दीजिए, अपने पापा को दीजिए, उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए। ठीक है सोनी जी, आप बस आप खुश रहिए, हमारे लिए इतना काफी है। चलिए अच्छा ठीक है, बिल्कुल 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 असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कराएंगे, बशर्ते प्लान चल रहा है उसके लिए। यहां दोस्तों कहेंगे प्रोटीन। देखिए साथियों, प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि देखिए साथियों प्रोटीन जो है ये ऊतकों के निर्माण में हेल्प करता है। और देखो साथियों, यहां देखिए साथियों, ऊतकों से क्या देखिए अंग तंत्र बनते हैं, और अगर साथियों हमारे अंग है तो हमारी बॉडी में फंक्शन होगा, नहीं तो खत्म कहानी। तो प्रोटीन से ऊतक बनेंगे साथियों, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंग ही कार्य करते हैं। तो यहां पर देखिए प्रोटीन यहां सही रहेगा। आगे, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है, यानी भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि, अगर मतलब खाना पका रहे हो तो उसमें आप क्या करो कि उसके पौष्टिक मूल्य बढ़ जाए, मतलब उसमें साथियों उसमें जो है वह अधिक जो है न्यूट्रिएंट्स हो जाए। तो क्या करेंगे आप सभी लोग, यहां दिया है खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, दोस्तों या फिर देखिए इनमें से सभी। अब साथियों क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है ये। अगर साथियों हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए साथियों यहां पर पहला ऑप्शन दिया है खमीरीकरण। देखो जब भी खाना पकाते हैं, अगर हम खाने में खमीर को ऐड करते हैं, खाने मतलब जैसे ब्रेड है, मिठाई है, इन सब में अगर साथियों इसमें हम खमीर को ऐड करते हैं तो खमीर क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भोजन में, उस मिठाई में, उस डबल रोटी में, उस पावरोटी में दोस्तों नए पोषक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। साथ ही यहां देखिए सही है। आगे दिए अंकुरीकरण। साथ ही यहां पर देखिए अगर बात करें इसके बारे में दोस्तों, कहते देखिए अगर भोजन जैसे मूंग है, चना दोस्तों है, या फिर देखिए गेहूं है, जब इसको हम साथियों जब इसको हम मतलब अंकुरित करते हैं ना भिगो करके, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, पहले जो स्टार्च रहता है ना, वो सिंपल फॉर्म में पहली बात क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है अंकुरीकृत करने से। प्लस जो है साथियों अंकुरीकृत करने से इसमें देखिए जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, दोनों होता है। और दिया है विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण। जब भी आप खाना पकाओगे तो आप टमाटर क्यों ऐड करते हो, मिर्च क्यों ऐड करते हो, लहसुन और अदरक क्यों ऐड करते हो साथियों, ये हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इनके ऐड करने से हमारा जो भोजन रहे वो खाने में स्वादिष्ट रहे और उसका पोषक मूल्य बढ़ जाए। तो ये सब देखिए हम करते हैं। यहां पर देखिए आपका डी सही है। आगे, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है, लाइसोजाइम, लैक्टेज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फास्फेटेज। देखिए आप सब लोग जानते हैं साथियों, यह लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम जिसको हम कहते हैं पाचन की थैली, अर्थात इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, यानी पाचन की थैली कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर 25 से अधिक प्रकार के जल अपघटनीय अम्लीय एंजाइम, कैसे जल अपघटनीय अम्लीय एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय अम्लीय एंजाइम होते हैं। और जो ये एंजाइम होते हैं यह साथियों भोजन हमारी कोशिका में उपस्थित जो आंतरिक और बाह्य पदार्थ होते हैं इनका पाचन करते हैं। तो साथियों इनको हम देखिए पाचन की थैली कहते हैं। और जानते हो जब ये एंजाइम को पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो ये एंजाइम बाहर निकल करके लाइसोसोम को नष्ट कर देते हैं। तो इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इनको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये आप लोग जानते रहिए। यहां दोस्तों कि आप लोग कहेंगे, आपका देखिए सी वाला सही उत्तर है। आहार नाल में किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो एसिड में निम्नीकरण होता है, यानी कि कह रहा है कि बताओ आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन, दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो आहार नाल के किस हिस्से में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होगा, यहां छोटी याद दिया हुआ है, कोलन है,
साथियों आगे दिया है स्टमक, उदर। दोस्तों आगे आपको देखिए दिया हुआ है सीकम। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए साथियों, देखिए हमारा जो आमाशय होता है ना, आमाशय दोस्तों, हमारे आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। आपने पढ़ा है कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम साथियों क्या, पेप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, वह प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन में। कौन सा, यहां पर देखिए प्रोटीन का पाचन दोस्तों पेप्टोन में करता है कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। तो हमारे आमाशय में क्या है ना, आमाशय में प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, बल्कि हमारे आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ है। तो आमाशय हम काट देंगे। बाकी यहां देखिए दिया कोलन, ये जो कोलन होता है ना, ये हमारी बड़ी आंत का हिस्सा है, इसको काटिए साथियों। दिया सीकम, इसको काटिए, बड़ी आंत का हिस्सा होता है। तो यहां पर देखिए ऐसे आपको कट करना आंसर। कोलन क्या है, बड़ी आंत है, सीकम बड़ी आंत का भाग है। तो यहां पर देखिए प्रोटीन नहीं पचता, जाहिर सी बात है, ये दो ऑप्शन तो वैसे भी निकल जाएंगे। बचता आपका उधर मतलब अमाशय। तो अमाशय में जो पेप्सिन निकलता है वह प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, मतलब प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो यहां क्या बच गया दोस्तों, यहां बच गया आपका छोटी आंत। जो छोटी आंत है ना, देखो यहीं पर क्या देखिए, हमारी छोटी आंत में क्या पहुंचता है, छोटी आंत में हमारे पैंक्रियाज से निकलने वाला पेप्टोन पहुंचता है। जो पेप्टोन है ना, वो क्या करता है, देखो यहां पर देखिए, सॉरी, जो पेप्टोन दोस्तों होता है, इस पेप्टोन को ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है, यह देखिए अमीनो अम्ल में चेंज करता है। यानी कि प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन हो रहा है ना, वो हमारी छोटी आंत में हो रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, ये आपके पैंक्रियाज से निकलता है। समझ गए, चलो आगे बढ़ जाओ। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा के कारण है, जिसका वाहक होता है। देखो साथियों, निद्रा रोग जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग डिजीज, यहां पर देखिए दोस्तों, एक होता है स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों। साथ ही इसके बाद देखिए दोस्तों, एक आपकी होती है स्लीप एपनिया। तो यहां पर देखो स्लीप एपनिया होती है दोस्तों, दो प्रॉब्लम होती है। अब मैं पहले इनके बारे में बात कर लूं। देखो भैया, जो पहली वाली होती है स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या होगा, इसमें आपको बहुत नींद आती है, इसमें व्यक्ति बहुत सोता रहता है। जब भी मतलब देखोगे तो उसका सर भारी रहेगा, पूरी बॉडी में दर्द रहेगा और व्यक्ति आपको सोता हुआ ही मिलेगा। इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो साथियों सीसी मक्खी से होता है। यहां पर देखिए तो सीसी मक्खी से होता है दोस्तों। और इसके बाद देखिए दिया स्लीप एपनिया, ये क्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति की आंखें बंद रहती है और व्यक्ति सोने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, उसको नींद नहीं आती है दोस्तों। इसको हम कहते हैं साथियों, इसको दोस्तों हम कहते हैं स्लीप एपनिया। और एक चीज और साथियों, एक होता है स्लीपिंग पैरालिसिस। आप लोग नहीं जानते होंगे, आज बताऊंगा कि कैसे आपकी जान जा सकती है सोते वक्त। तो इसका नाम है स्लीपिंग पैरालिसिस। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर ये होता क्या है। चलो आज बताऊंगा, ये आपके साथ हुआ है। मैं जिसकी बात करने चल रहा हूं स्लीपिंग पैरालिसिस की, ये आपके साथ हुआ है, मैं दारू साथ कह सकता हूं, और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। जैसे देखो होता क्या है, जब हम बहुत सोए होते हैं, बहुत कम सोए रहते हैं और बहुत थके रहते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत टायर्ड रहती है। और ऐसे में जब हम जाते हैं सोने के लिए ना, तो हमारी बॉडी बहुत थकी है, उन्हें बहुत काम किया है और बहुत लंबे समय से जगे हुए हैं, तो हमारी बॉडी बहुत थकी हुई है। जैसे हम जाते हैं सोने के लिए, तो हम सो गए, हमारी बॉडी खूब रिलैक्स कर रही है, भैया खूब आराम मिल रहा है, सो चैन से आराम से। तो बॉडी के जो हिस्से हैं वो आराम कर रहे हैं, उनको खूब चैन मिला है। लेकिन हमारा ब्रेन ये मात्र 15 मिनट सोता है बस, ये पागला है, ये बहुत कम सोता है, ये जल्दी से उठ गया। अब बॉडी आपकी सो रही है, ब्रेन उठ गया है। अब ब्रेन उठ गया है और ब्रेन और बॉडी का तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ब्रेन जग चुका है और बॉडी सो रही है। तो ब्रेन आपकी बॉडी को जगाने की कोशिश करता है, और ऐसे में आपको लगेगा कि आप उठने की कोशिश कर रहे हो, आप जगने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी ने आपके ऊपर चढ़ करके आपको दबा दिया है, आपको दबा दिया कि उठना नहीं है, तो आप उठ नहीं पा रहे हो। तो ब्रेन उठ गया है, आपको लग रहा है कि हाँ कोई दौड़ा रहा है आपको मारने के लिए, और आप भागने की कोशिश कर भाग नहीं पा रहे हो, कोई भूत आ, तो जानते क्या होता है इसमें, आप समझोगे
अरे ये तो कोई भूत प्रेत है, ये कोई चुड़ैल है, तुरंत आप ये बात अपने घर में कहते हो और आपके घर वाले कहते हैं हाँ ये पक्का कोई भूत है, और तुरंत वो दिखाते हैं तांत्रिक को। आओ तांत्रिक भैया देखो क्या है। तो तांत्रिक आता है, कहता भैया 7 लौंग लाओ, 7 नींबू लाओ, 7 रंग की मिठाई लाओ, और 7 रंग का फूल लाओ, और 1 देसी मुर्गा लाओ, और 2 लाओ ठर्रा पौआ देसी वाला, हम जो है इसका इलाज करेंगे। समझ गए ना? वो खुद खाता, मतलब कौन सा भूत मरने पर सब खाएगा। तो ये बीमारी होती है, इसका नाम है स्लीपिंग पैरालिसिस। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आराम से सोए रहिए। 2, 4, 6, 10 मिनट में क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा बॉडी के साथ तालमेल स्थापित कर लेगा, और अपने आप उठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर घबराओगे, डरोगे, तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आ सकता है। समझ गए ना? आप किसी को बुलाने की कोशिश करोगे पर आपकी आवाज निकलेगी ही नहीं। आप हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे, आपके हाथ पैर उठेंगे ही नहीं। तो ऐसा होता है, समझ गए ना? बाकी आप समझदार हो ही। तो यहां देखो आपको दोस्तों ए सही होगा। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो सहायक आहार कारक या सहायक आधारी आहार, ये हम कहते हैं विटामिन को यहां कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक, दोस्तों यहां पर देखिए संक्रामक दिया हुआ है। संक्रामक का मतलब क्या होता है साथियों? कहते हैं ऐसी बीमारियां, दोस्तों ऐसे रोग, साथियों ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, जो छुआ रोग, साथियों ऐसे रोग साथियों ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, साथ उठने बैठने से फैलते हैं, उनको हम कहते हैं संक्रामक रोग। दोस्तों यहां पर देखिए दिया गठिया नहीं। अगर किसी गठिया हुई है, या किसी को मिर्गी आ रही है, किसी को मधुमेह हुआ है, या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर उसकी सेवा करोगे तो आपको नहीं होगा। यहां पर देखो साथियों, यहां पर ये डिप्थीरिया, ये जीवाणु से होती है, ये संक्रामक साथियों खांसने से होती है। बाकी देखो, बाकी अगर मान लो किसी को मिर्गी आ रही है ना, ये क्या है, ये असंक्रामक है। अगर किसी को मिर्गी आ रही है और आप उसकी सेवा पानी करोगे तो आपको मिर्गी नहीं आएगी। अच्छा एक चीज देखा मैंने, जब किसी को मिर्गी आती है ना, तो लोग जो है अपने जुराब सुंघाते हैं, और उसको सूंघने के बाद व्यक्ति को आराम मिल जाता है। यार हम समझ नहीं पाते आखिर ये किस डॉक्टर ने प्रिजर्व किया हुआ, बताया हुआ है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को मिर्गी आएगी तो जुराब सुंघाओ सही जाएगा। और सबसे दूसरी बात क्या है, पहली बात तो भाई ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इतने सड़े हुए जुराब का इस्तेमाल करता कौन है यार, कि जो मतलब मिर्गी आए व्यक्ति की नींद तुरंत खुल जाती है यार। देखो जो मिर्गी आती है ना, वो कुछ समय के लिए होती है, उसकी साइकिल रहती है 2 मिनट की, 1.5 मिनट की, तो साइकिल रहती है उसकी, उसके बाद व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। तो लोग समझते हैं सड़ा हुआ जुराब सुंघाने से उसकी मिर्गी ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उसकी एक साइकिल होती है। इतने गंदे गंदे जुराब पहनता कौन है, शर्म करनी चाहिए कम से कम लोगों को यार। तो ऐसा नहीं करना भाई, ये सब जो है ये सब बकवास वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो डी सही है, 49 क्वेश्चन थे। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं जो बैच में अभी भी नहीं जुड़ पाए हुए हैं, यार बहुत महंगा बैच नहीं है यार, मैं कह रहा हूं इसको ले लो, ठीक है ना। तो बहुत महंगा बैच नहीं भाई, आप जो है बैच लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा पढ़ोगे तब तो अच्छा भागोगे, जब अच्छा पढ़ोगे तब तो अच्छा कुछ बनोगे। तो यहां पर देखिए इस पे आपको कॉल करनी है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और मस्त आके पढ़ो आराम से, एकदम मस्त चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए आज इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। मैं आशा, हाँ पढ़ने के बाद वीडियो कम से कम कमेंट कर दिया करोगे कि यहाँ कैसा लगा क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए थर्रा क्या है, बहुत तुमको मारेंगे अभी गरिमा। चलो कोई नहीं, आज बस इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, नमस्कार, कल फिर मिलता हूं। थैंक यू सो मच।